जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है एमसीक्यू सीरीज़ का, जहां पे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में एमसीक्यू सीरीज़ में सामान्य विज्ञान के टारगेट 25/25 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 21 प्रैक्टिस सेट हम विज्ञान का करा दिए हैं, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और आज इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन को हमने रखा है और टफ वाले क्वेश्चनों का हमने प्रैक्टिस सेट पहले ही करा दिया है, जो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न करेगी? तो याद रखना, अगर विद्युत धारा है तो वो रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करेगी, ऊष्मीय भी उत्पन्न करेगी, चुंबकीय भी। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है तब चुंबकीय करेगी, अगर नहीं है तो आपकी केवल दो ऊपर की करेगी, यानी उपरोक्त सभी जो ऊपर है, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होती है कहलाते हैं। तो वायु कोश जो है ना, फेफड़ों के भीतर जो जाती है तो एक सूक्ष्म यानी छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में संपन्न होती है। होता क्या है, तो वो जो आपका कहलाता है उसको बोलते हैं वायु कुपिकाएँ। तो वायु कुपिकाएँ बोलते हैं वायु कोश जो फेफड़े के अंदर नलिकाएँ होती हैं। ठीक है, अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की सहायता से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई महंगी धातु है, उसको आप बचाने के लिए, उसमें जंग न लगे या फिर उसमें मतलब गंदा ना हो, तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर एक सस्ती धातु लगाते हैं। उसे कहते क्या है? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर मान लो कोई बहुत महंगी धातु है तो उसके ऊपर कोई सस्ती धातु आप लेपन कर दो उसका, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि वो खराब ना हो। अगला है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर किसके साथ संचरित होता है? तो भिन्न भिन्न रंग का अगर प्रकाश है, तरह तरह के रंग का, वायु से होकर जब संचरित होगा तो किसके साथ जाएगा? तो ये आपका जाता है समान वेगों से। अगर प्रकाश का रंग भले अलग है लेकिन वायु से होकर जाएगा तो उसका वेग क्या होगा? समान होगा। अगला है, सीवर पाइप बने होते हैं। सीवेज वाले जो पाइप है वो किसके बने होते हैं, ये बताना था। ये जो पाइप होते हैं ना, ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में सिरामिक वगैरह मिला रहता है और आयरन के साथ आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला देते हैं, है ना। 3-4 प्रकार के पदार्थ जो भी हैं, धातुएँ हैं। ठीक, आयरन रहता है लेकिन आयरन बहुत कम रहता है, ज़्यादा मात्रा पे नहीं रहता, बहुत सारी धातुएँ मिक्स रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां है आपके सामने कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है। अगर एक सतह को दूसरी सतह पर अगर फिसल रही है, दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर, तो गति का विरोध घर्षण कहलाता है। सबको पता होना चाहिए घर्षण क्या है। जब दो सतहें टकराएंगी तो एक सतह स्थिर रहेगी, दूसरी सतह उसके ऊपर फिसलती, तभी ना अपन आगे चल पाते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता है? तो विलयन का वो पीएच मान जहाँ विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होने पर भी उसके एमिनो एसिड जो होता है उसका अभिगमन नहीं होता है, उसे आप बोलते हैं समवैद्युत बिंदु। क्या बोलते हैं? समवैद्युत बिंदु। जहाँ पे अभिगमन ना हो, यानी कि अमीनो अम्ल न जाए, आगे पीछे संचरण न करें, उसे क्या बोलते हैं? समवैद्युत बिंदु। अगला है, कंपनशील वस्तु की उसके माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। अगर कोई कंपन कर रही है वस्तु तो उसके माध्य अवस्था से उसकी अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी? तो उसके माध्य अवस्था से जो अधिकतम दूरी कहलाएगी ना, वो कहलाती आयाम। क्या कहलाती? आयाम। ठीक है, अगला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके देता है। अगर मान लो कोई उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, उसमें अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो लवण और जल देता है। याद रखना, अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा उदासीनीकरण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है। तो मिट्टी में उगने वाली जो फसल है ना, उसकी उपयुक्तता कैसे निर्भर करेगी? तो वो निर्भर करती है इन सभी पे, यानी स्पर्शानुभव पर, रंग पर, प्रकाश पर, तीनों पर निर्भर करती है फसलों की उपयुक्तता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां देखेंगे कि राइजोबियम एक प्रकार का है। तो राइजोबियम है क्या? आप लोगों ने सुना होगा कि चने के तने पे राइजोबियम पाया जाता है। तो राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। क्या है? सहजीवी जीवाणु, राइजोबियम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यानी 12वां क्वेश्चन अपन देखेंगे कि स्थिर बनने के लिए धातुएं हैं। तो स्थिर बनने के लिए धातुएं क्या होती हैं? तो स्थिर बनने के लिए धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। ठीक है। अगला और 13वां क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3, इसके नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? कोई धातु M है, उसका ऑक्साइड M2O3 है, तो नाइट्राइट बताना है। तो नाइट्राइट हो जाएगा Mn। क्या हो जाएगा? Mn। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अवक्रिया करती है तो अवक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे की मान लो कोई कील है, वो कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा भी बोलते हैं, CuSO4 से आयरन जब क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा क्या? तो वो जो है ना अवक्रिया पहले जान लो क्या कहलाती है। तो ये अवक्रिया कहलाएगी विस्थापन अवक्रिया। क्या कहलाएगी? क्योंकि ये फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा, तो विस्थापन अवक्रिया कहला जाएगी, यानी सल्फेट आपका आयरन के साथ आ जाएगा, फेरस सल्फेट। ठीक है। अगला है कि निषेचित अंड को क्या कहते हैं? तो निषेचित जो अंड है ना, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें युग्मनज बोलते हैं। जो भी निषेच अंडाशय जैसे देखो, अंडाशय से जो अंडाणु निकलते हैं और शुक्राणु मिल के जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करेंगे तो वहाँ पे जब निषेचित होने के बाद जो अंड होता है आगे जाके भ्रूण का निर्माण करेगा, तो ये युग्मनज कहलाएगा, क्योंकि इसमें अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे। ठीक है। तो निषेचित अंड जो है युग्मनज है। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें से जो आपकी सोना है ना, ये शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, और सोना ही है जो आघात वर्धनी और तन्यता से भरपूर होता है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा विकल्प केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, यानी वर्चुअल इमेज कौन सा विकल्प बनाता है इसमें से? तो इसमें से याद रखना, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी। तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अगला है निम्न में से किस विधि का उपयोग दूध को दूध पाउडर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यानी मिल्क को अगर मिल्क पाउडर में परिवर्तित करना है तो क्या करोगे? सीधी सी बात है, जल को निकाल लोगे दूध से, यानी जल निष्कासन के द्वारा दूध से जब दूध पाउडर बचेगा अगर जल निकाल लोगे तो। अगला है कि वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे जीव जिसमें केंद्रक और झिल्ली जो है ना अनुपस्थित होंगे क्या कहलाएंगे? तो वो आपके कहलाते हैं प्रोक्यूरेटिक। कैसे? प्रोक्यूरेटिक। और जिसमें केंद्रक वगैरह होता है यूकेरेटिक कहलाते हैं। तो कोशिका झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग और केंद्रक नहीं होगा तो उसे क्या बोलोगे? प्रोक्यूरेटिक कोशिकाएं। दो ही कोशिकाएं होती हैं, यूकेरेटिक और प्रोक्यूरेटिक। ठीक है। अगला है और 20वां क्वेश्चन आज का है कि आपके पास दो कीलें हैं, एक जो है तीक्ष्ण सिरे वाली और दूसरे वोथरे सिरे वाली है। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी। कहने का मतलब एक कील है नुकीली और दूसरी कील नुकीली नहीं है, तो इसमें से अगर समान बल लगाएंगे तो पहले कौन सी कील ज़्यादा घुसेगी? तो याद रखिएगा कि इसमें से जो कील जिस नुकीली होगी वो जल्दी घुसेगी, यानी कि जिसका कील का सिरा नुकीला होगा समान बल पे वो जल्दी घुसेगी, क्यों? नुकीला है। ठीक है। इसीलिए धारदार वस्तुओं को नुकीला भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसेक डॉट डॉट का मात्रक है। तो पारसेक जो होता है ना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी पर वायुमंडल डॉट डॉट द्वारा संबद्ध होता है, यानी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है किसके द्वारा संबद्ध होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा संबद्ध होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायुमंडल संबद्ध होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण डॉट डॉट होता है। तो प्रेरण में जो आवेश है ना आपके, वो आपके दूर से स्थानांतरण होता है। कैसे? दूर से ही, पास से नहीं, दूर से। ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वॉल बियरिंग का उपयोग कब किया जाता है? तो वॉल बियरिंग का उपयोग घर्षण के फेनोमेना में यूज करते हैं, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए वॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है इक्विपमेंट में। आप लोग अगर साइकिल चलाए होगे या फिर बाइक भी है तो उसमें गियर बॉक्स वगैरह जो होता है जिसमें छर्रे डले होते हैं तो वो बॉल बियरिंग है, ताकि घर्षण कम हो और नुकसान ज़्यादा कम हो, नुकसान है ना।
अगला है कि देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला तथ्य कौन सा है। तो याद रखना, देश के धन के सूचक के रूप में सोना ही उपयोग किया जाता है। यानी सोना जो है एक धन का सूचक है, जिसके पास जितना सोना भंडार होगा वो धन वैसा ही संपत्तिशाली होगा, है ना देश। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 22 में MP पटवारी 2023 के। सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।